मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पश्चात राजनीतिक विचारक जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल के संबंध में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल। तो हीगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हीगल का इतिहास दर्शन, उसका परिचय, उसका डायलेक्टिकल मेथड्स, द्वंद्वात्मक पद्धति, वो किस प्रकार से यूज करता है। तो पहले हम हीगल के संबंध में थोड़ा सा फीडबैक पर डिस्कशन करते हैं कि हीगल की क्या कंडीशंस थी। वो अपनी कंडीशन को दृष्टिगत रखते हुए हीगल ने अपने किस प्रकार से विचारों का प्रतिपादन किया। तो हीगल का जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ था और हीगल जो है जर्मन विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे जो है। तो जब हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, तो अपने युवावस्था में हीगल ने अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांतियों का दौर देखा, क्योंकि अमेरिकी क्रांति 1776 में और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। तो उस अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का अपने जब युवा अवस्था के दौर से जब हीगल गुजर रहा था, तो इन दोनों देशों की क्रांतियों के दौर से वाकिफ था, देखा और महसूस किया। न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाओं, चैनल्स के माध्यम से हीगल ने अवश्य उस चीज के दृश्य को महसूस किया और जो है अध्ययन किया। तो हीगल अपने राजनीतिक, एक हीगल जो है राजनीतिज्ञ थे और राजनीतिज्ञ से ज्यादा दार्शनिक थे। तो हीगल उस समय जो अपने राष्ट्र राज्य के एकीकरण की बात थी, एकीकरण जो है उनके जो है राष्ट्र राज्य की जो है एकीकरण की बात थी, क्योंकि क्रांति के माध्यम से दोनों देशों के क्रांति के माध्यम से वहां का राष्ट्र राज्य का, नेशन स्टेट का जो है तो प्रादुर्भाव हो गया था। लेकिन जर्मनी में भी ऐसा नहीं हो पाया था और बिस्मार्क को जर्मन राजनीति का पिता कहा जाता है, क्योंकि एकीकरण के कारण, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो इस प्रकार से जब हीगल के विचार आए और हीगल ने अपने दर्शन के क्षेत्र में, तो आगे चल के जब उससे एकीकरण हुई जर्मनी का जो है, उससे हीगल बहुत प्रभावित हुआ। और उसके पूर्व अपनी युवा अवस्था के जब तूफानी दौर से प्रवेश करके गुजर रहा था, तो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति ने उसको झकझोर दिया और वो राष्ट्र राज्य को, जो ये राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा था, उसको एक तरह से ईश्वर मान लिया, गॉड मान लिया। तो हीगल राजनीतिक कम और दार्शनिक ज्यादा है। दर्शन के क्षेत्र में हीगल ने इतनी अपनी ख्याति प्राप्त कर ली थी कि बड़े बड़े राजा और महाराजा यदि शासन संचालन के संबंध में किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते थे, तो हीगल के पास जाकर के परामर्श करते थे, उससे एडवाइस लेते थे कि हमको इस स्थिति में अब किस युग धर्म की बात करें या कार्य करें जिससे लोगों का कल्याण सन्निहित हो। ऐसी स्थितियों में अब ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार वान रूल और वान माल्टे सेना की वाणी थे,
बिस्मार्क राजनीति की वाणी थी, उसी प्रकार से हीगल दर्शन की वाणी थी कि अगर हीगल एक बार जो भी कोई स्टेटमेंट दे दे वो पूर्णतः सत्य और सही माना जाता था। हीगल ने उस स्थितियों को पता लगाने के लिए हीगल ने विवेक को बहुत ज्यादा महत्व दिया। यहाँ पर जो रीजन की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं, तो इसी को प्रत्यय, विचार अथवा विवेक के रूप में हीगल उसको मेंशन करते हैं। तो उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे और उन्होंने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का विचार दिया, अर्थात तर्क और वितर्क के द्वारा जब सत्य का अनुसंधान किया जाता है या पता लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। अर्थात पद्धति अन्वेषण की वह इकाई है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु के बारे में सही सही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ये होती मेथड एंड पद्धति। तो उस समय की स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हीगल ने इतिहास पर विश्वास करते हुए द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया। इस इतिहास पर विश्वास करते द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया और अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन जो है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का जब प्रतिपादन जो है किया, उनका लिखना शुरू किया, तो उनकी मुख्यतः जो बुक का नाम था फिलॉसफी ऑफ राइट, सत्य दर्शन, ये पुस्तक उन्होंने 1821 में 1821 में लिखा था। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में हीगल का जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है या योगदान है, तो स्वतंत्रता है, उसकी जो है सिविल सोसाइटी है, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी है, और इस प्रकार से स्टेट के संबंध में उसके राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में उसने क्या किया? योगदान दिया। तो हीगल का विश्वास था कि जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना की बात करते हैं हीगल, तो हीगल का विश्वास था कि इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। जो इतिहास होती है वो कंटिन्यूटी चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है। और उसकी प्रेरणा का जो उसके मोटिवेशन का जो मूल रीजन है वो क्या है? विवेक। अर्थात विवेक या बौद्धिकता के द्वारा ही इतिहास के दर्शन की प्रक्रिया कंटिन्यूटी चलती रहती है और वो तब तक चलती है, इस प्रकार वो प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो आत्म चेतना, उसी को चेतना कहते हैं, उसी को प्रत्यय कहते हैं, उसी को विचार कहते हैं, उसी को विवेक कहते हैं, अर्थात रीजन, अपने परम लक्ष्य को अर्थात परम चैतन्य को, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, परम चैतन्य, चैतन्य का मतलब आत्म चेतना की जो बात करते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अथवा परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ की ओर अग्रसर होती है। अर्थात जब तक कोई विचार या विवेक अपने परम लक्ष्य अपने परम चैतन्य एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस और अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो प्रक्रिया जो है चलती रहती है। उन्होंने इस सब चीजों के लिए और कहते हैं कि समाज जो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर्निहित नियम भी होते हैं, उन अंतर्निहित नियमों में जो है जिससे बाहर से नियंत्रित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो एक अंतर्निहित नियम है जिसको बाहरी नियमों के द्वारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीगल कहते हैं केवल तर्क, बुद्धि या विवेक रीजन से ही इतिहास को संचालित करने वाली यथार्थ शक्तियों का पता लगा सकते हैं। यदि इतिहास के बारे में किसी तरह की अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके द्वारा क्या अपना सकते हैं? तर्क, बुद्धि और विवेक। तर्क, बुद्धि और विवेक का आशय है द्वंद्वात्मक पद्धति, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति तर्क और वितर्क के माध्यम से ही क्या करते हैं? सत्य का पता लगाते हैं। अनुसंधान माने खोज या पता लगाना, उसी के माध्यम से ही उसको
शक्तियों का पता लगा सकते हैं और इस प्रक्रिया की अनिवार्यता को समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कंपलसरी क्यों है, ये अनिवार्य क्यों है। तो हीगल के अनुसार जो प्रत्यय है, विचार है या आइडिया है, सृष्टि का क्या है, सार तत्व है। जो विवेक है ये मस्तिष्क में कब पाया जाता है। और इसके पूर्व जब कांट ने कहा, कांट ने हृदय को स्थान दिया और उसकी पूर्ण व्याख्या करके हीगल ने जो है उसका स्थान विवेक बताया। अब विवेक का स्थान कहाँ है, मस्तिष्क में। कहाँ से आप लोग सोचते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं। तो हीगल कहते हैं कि हृदय का स्थान मस्तिष्क का स्थान, ये जो मस्तिष्क है किससे ऊपर है, हृदय से। हृदय पाया जाता है सीने पर और मस्तिष्क होता है इस पर, सर पर। तो अर्थात वो कहते हैं कि जो मस्तिष्क का स्थान है वो हृदय से क्या है, ऊपर है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, आपने शारीरिक रूप से विचार करिए कि हृदय कहाँ रहता है, कहाँ वास होता है और मस्तिष्क कहाँ होता है। तो उन्होंने कहा कि जो हृदय का स्थान है मस्तिष्क से जो है नीचे है और मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊपर है। क्योंकि उसने किससे महत्व दिया, विवेक को। उसने किसको महत्व दिया, नैतिकता को। तो नैतिकता जो होती हृदय पे, हृदय के आधार पर ही हम सोचते हैं दिल से कि यार बड़ा एक गरीब है, इसको ऐसा कर दें, वो नैतिकता हो जाती है। लेकिन जहां पर आप अपना विवेक का यूज कर देते हैं तहां उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। तो कहते हैं कि प्रत्यय या विचार, प्रत्यय विचार या विवेक भी कभी कभी उसका यूज हो जाता है, कभी कभी विचार को आइडिया भी कहते हैं। प्रत्यय माने विचार भी है, प्रत्यय माने से स्कूल भी हो जाता है। सृष्टि का क्या है, सार तत्व है, टोटल कंक्लूजन की बात कहते हैं। अतः विकास की संपूर्ण प्रक्रिया शुरू से अंत तक, जो विकास का जो क्रम चलता रहता है, सर्कुलस प्रोसेस में जो चलता रहता है, एक सर्किल के रूप में जो एक विकास की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, वैसी इतिहास का क्या है, सार तत्व है, विचार। तो ये शुरू से अंत तक प्रयास, प्रत्ययों का, विचारों के उत्थान पतन की कहानी है। कभी वो गिरता है, कभी ऊपर उठता है। तो वो कहते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं, जो उत्थान और पतन की जो बात कहते हैं। तो अब इतिहास के दर्शन की जो द्वंद्वात्मक पद्धति की ओर जाते हैं, तो हीगल का जो मत है, कहते हैं कि जिस मूर्त रूप में समाज के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, कहते हैं सामाजिक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। अब उस 3 अवस्थाएं आपस में जो है एक दूसरे के प्रतिक्रिया या संघर्ष के स्वरूप नए चीज की क्या होती, उत्पत्ति होती है। और जब नई चीजों की उत्पत्ति होती तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती और तब तक चलती रहती जब अपने को पूर्ण सत्य की ओर निकटे नहीं ले जाती। लेकिन वो भी पूर्ण सत्य नहीं होती है, जिस प्रकार हीगल बात करते हैं। जब तक वह प्रक्रिया अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती तब तक उस स्थिर नहीं होती। अर्थात वो प्रक्रिया चलती रहती, कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो कहते हैं कि जो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, उसको थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के नाम से भी उसको कहते हैं। थीसिस मतलब पक्ष या वाद, एंटीथीसिस प्रतिपक्ष या एंटीथीसिस, और समपक्ष या संवाद जिसको कहते हैं सिंथेसिस के नाम से नोट करते हैं। तो कहते हैं जो समाज की प्रक्रिया की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो जो क्या होता है, पक्ष होता है, वाद होता है, थीसिस, उसका अस्तित्व तो है। ये बताना चाहते हैं हीगल कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया, मनुष्य अपना विकास एक सीधी रेखा में नहीं करता है। एक जैसे
एक सीधी रेखा में विकास नहीं करता मनुष्य, वो अंतर द्वंद्व या द्वंद्वात्मक पद्धति की ओर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर चलता हुआ जाता है। तो कभी वाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रूप में हमेशा वो परिवर्तन और सर्किल्स में जो है घूमता रहता है। जब तीनों की एक प्रक्रिया हो जाती है और वो पूर्ण जो सिंथेसिस होता है ये ट्रुथ के नियर तो होता है लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है। तो जब एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है तो उसका जो है इंपॉर्टेंस तो है लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है। और जैसे ही कुछ समय के बाद उसमें असत्य के कुछ तत्व इंक्लूड होने लगते हैं तो फिर वो अपने पूर्व अवस्था में पहुंच जाती है। तो कहते हैं कि जब मनुष्य की सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, इस प्रकार ये कहना चाहते हैं हीगल कि व्यक्ति अपना विकास या पूर्णता की प्राप्ति एक सीधी रेखा में नहीं करता है। आप कंपटीशन के किसी छात्र को ले लीजिए, तो जब कंपटीशन के किसी छात्र को लेंगे तो एग्जाम में बैठना, प्रीटी निकालना, मेंस देना, इंटरव्यू देना, अब फिर यदि सिलेक्शन नहीं होता तो फिर से वो प्रक्रिया में घूम कर आ जाता है। तो समाज जो होता, जो परिवार कहते हैं वो क्या है? एक तरह से जो हीगल बताना चाहते जो परिवार है क्या है? एक वाद है। जो फैमिली है क्या है? एक थीसिस है। लेकिन इसका अस्तित्व तो है लेकिन स्थायित्व तो नहीं है। तो उसका क्या होता? एंटीथीसिस होता है। उस एंटीथीसिस की वजह से दोनों में क्या होता है? स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। थीसिस और एंटीथीसिस के स्ट्रगल के जो है परिणाम स्वरूप जो उसका रिजल्ट आता है क्या होता है? सिंथेसिस आता है। तो अर्थात पहला थीसिस के रूप, परिवार के रूप में क्या हुआ? पहले परिवार क्या हुआ? वाद हुआ। उसके परिणाम स्वरूप जब एंटीथीसिस के रूप में परिवार की ही क्या बना? समाज बना, सोसाइटी बनी। फैमिली फिर सोसाइटी आई और उस परिवार और सोसाइटी के आपसी संघर्ष या स्ट्रगल की वजह से उसका जो रीजन्स है, कारण है, क्या हुआ? राज्य की उत्पत्ति हुई। इस स्टेट या की बात हुई। जो स्टेट होता है वो किसका परिणाम है? समाज, सोसाइटी एंड जो है फैमिली के स्ट्रगल का परिणाम है। क्योंकि जब तक समाज और परिवार के बीच में ये संघर्ष ना होता तब तक राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति का कोई आवश्यकता नहीं थी, उसका कोई कारण ही नहीं बन पा रहा था कि राज्य क्या करेंगे। और जब राज्य आया तो सत्य के करीब तो है, अर्थात इसी राष्ट्र राज्य को ईश्वर क्या हीगल क्या मान बैठते हैं? ईश्वर या गॉड मान बैठते हैं कि जो राज्य है वो क्या है? ईश्वर है। इसी प्रकार जो है हीगल कहते हैं द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। इस परम सत्य की ओर जाते हुए हीगल जो कहना चाहते हैं, ये जो बताना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। राज्य धरती पर ईश्वर की क्या है? शोभा यात्रा है या पद यात्रा है। इस राष्ट्र राज्य को इतना महत्व दे दिया कि उसको साक्षात का रूप में ईश्वर का रूप मान लिया। उस ईश्वर के रूप के स्वरूप को स्वीकार करते हुए हीगल जो है अपने द्वंद्वात्मक इस डायलेक्टिकल मेथड, द्वंद्वात्मक पद्धति का क्या करता है? प्रतिपादन करता है। तो हीगल जो का विचार था कि जो सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास की जो परस्पर क्रियाएं हैं किस पे टिकी हुई हैं?
तत्वों के विचार के संघर्ष के परिणाम स्वरूप, जैसे हमने कहा कि परिवार और समाज के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही राज्य का जन्म हुआ। इस प्रकार हीगल अब ये बताना चाहते कि विकास किसका परिणाम है? संघर्ष का परिणाम है। क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप अपने चरमोत्कर्ष या जिस लक्ष्य की ओर पड़े हुए इलाहाबाद में, कि जब तक नौकरी नहीं मिलेंगी हमारे चरमोत्कर्ष की प्राप्ति नहीं होगी। परम सत्य जो है, परम जो सत्य की बात होती, एब्सोल्यूट ट्रुथ की जो बात होती है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की बात होती, परम चैतन्य की बात होती है, वो हमको नहीं मिला। जैसी नौकरी मिल जाती सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जो जहां से बिलोंग करते हैं उसी क्षेत्र की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये वाद प्रतिवाद और संवाद की जो स्थिति होती है, आप इससे भी रिलेटेड करके उसको समझ सकते हैं। और हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा ये असुविधा कह सकते हैं कि अगर ये क्लास अगर कभी ऑफलाइन होती तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो आनंद की अनुभूति होती जिसको एक बार आप जरूर जो है रियलाइज करते जो है। लेकिन फिर भी हम जिस परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, जिस स्थितियों में बैठे हुए हैं, हमको उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। तो इस जो विकास का परस्पर विरोधी तत्वों का विचारों के संघर्ष का जो परिणाम है, इस पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड कहा जाता है। इसी संघर्ष के परिणाम को ही द्वंद्वात्मक कहते हैं, क्योंकि जब तक तर्क और वितर्क के माध्यम से किसी सच्चाई या वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो सत्य के करीब नहीं है। जो हीगल के प्रत्ययवाद, हीगल उसी को प्रत्ययवाद कहते हैं, उसी को आदर्शवाद भी कहा जाता है। आइडियलिज्म या जो है उसी को प्रत्ययवाद या आदर्शवाद भी कहते हैं। के साथ क्या है, जो ये द्वंद्वात्मक पद्धति किससे है, वो उसी के निकट जुड़ी हुई, उसी के नियर जुड़ी हुई है। और द्वंद्वात्मक पद्धति का जो अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, जो द्वंद्वात्मक पद्धति का अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बौद्धिक वाद विवाद, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के अंतर्गत विचारों का निर्माण और स्पष्टीकरण होता है। अगर आपसे कोई कहे कि द्वंद्वात्मक पद्धति का क्या अर्थ है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बौद्धिक वाद विवाद, इंटेलेक्चुअल डिबेट के अंतर्गत विचारों का क्या किया जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्यय या विचार, वही आइडिया, द्वंद्वात्मक मार्ग का क्या करता है, अग्रसर होता, उसी के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जिसका अर्थ है निषेध का निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन। परस्पर विरोधी विचारों का द्वंद्व ही संपूर्ण प्रगति की कुंजी है। ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपके अंदर परस्पर विरोधी विचार नहीं होंगे तब तक आपके अंदर अंतर द्वंद्व या द्वंद्व। तो इस प्रकार जो है निषेध का निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन है। तो ये क्या है, परस्पर विरोधी विचारों का द्वंद्व ही संपूर्ण प्रगति की कुंजी है। जब तक परस्पर विरोधी विचार आपस में नहीं टकराएंगे तब तक प्रगति की ओर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थात जब परस्पर विरोधी विचार होंगे, संघर्ष होगा, तभी आप प्रगति की ओर बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से जब वो बताना चाहते हैं हीगल कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रूप में जब क्या होता है, एक दूसरे की प्रक्रिया क्या होती है, एक प्रकार से क्या होती है, जब ये तीनों प्रक्रिया के रूप में एक सर्किल के पूरा हो जाता है और थीसिस और एंटीथीसिस के परिणाम स्वरूप जो है सिंथेसिस का उत्पत्ति होती है। तो जो सिंथेसिस होता है, संवाद होता है, वो सत्य के नियर तो होता है, लेकिन
एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, परम सत्य नहीं होता है। उसका अस्तित्व तो है, लेकिन जो अंतिम सत्य के रूप में उसके निकट है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए कुछ समय के बाद जैसे ही उसमें असत्य तत्व जुड़ने लगते हैं, तो फिर वह अपने पुनः अवस्था में आ जाती। अब पुनः अवस्था में आने का आशय क्या होता है? थीसिस या वाद के रूप में हो जाता है। और फिर जब वाद के रूप में हो जाता है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होती है? थीसिस का एंटीथीसिस, वाद का प्रतिवाद होता है। और वाद और प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप उसके संघर्ष के स्वरूप किसका जन्म होता है? संवाद का जन्म होता है, अर्थात सिंथेसिस का जन्म होता है। इस प्रकार से इस विकास की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निरंतर चलती रहती है, एक कंटिन्यूटी चलती रहती है, एक सर्किल के रूप में, एक चक्र के रूप में। और हीगल इस प्रकार से इस द्वंदात्मक पद्धति के अंतर्गत जब अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं तो द्वंदात्मक प्रत्ययवाद, उसी को द्वंदात्मक प्रत्ययवाद डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कहते हैं, उसी को परम प्रत्ययवाद कहते हैं, उसी को पूर्ण चेतना कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, और उसी को राज्य कहते हैं, उसी को स्टेट कहते हैं। अर्थात आप लोग इसको समझने का ये प्रयास करिए कि जो अंतिम सत्य के रूप में जिसको जो है हीगल एक्सेप्ट करते हैं, वही उनका परम प्रत्ययवाद है, और वही उनका जो है द्वंदात्मक प्रत्ययवाद है, वही उनकी पूर्ण चेतना है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, और वही उनका ईश्वर है, वही उनका गॉड है, और वही उनका स्टेट है। इस प्रकार से जो ईश्वर, राज्य को ही ईश्वर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी जो है उनका स्टेटमेंट आता है कि राज्य धरती पर ईश्वर की क्या है? शोभा यात्रा है। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ की बात करते हैं हीगल। तो इस प्रकार के जो उसके विकास की प्रक्रिया है, क्या है? निरंतर क्या होती है? चलती रहती है। चेतना को विवेक भी कहते हैं, और उसी को ईश्वर भी कहते हैं कि बुद्धि विवेक को क्या किया? ज्यादा महत्व दिया, और ईश्वर के जो स्थान उन्हें क्या किया? अद्वैतवादी जो है, अद्वैतवाद के रूप में हीगल को जाना जाता है। अर्थात उनके सिवाय अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस आदर्शवाद के परम प्रत्ययवाद की व्याख्या किया हो। एक इसीलिए वो जो है, और विकास का जो ये जो है वाद प्रतिवाद और संवाद चलता, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रूप में, जो क्या है विकास की प्रक्रिया कंटिन्यूटी चलती रहती है। और इनका प्रभाव जो जिनके जीवन में पड़ा, तो इसका क्या है? राष्ट्र राज्य की उदय, क्योंकि वहां भी राष्ट्र राज्य की प्रॉब्लम थी, नेशन स्टेट की प्रॉब्लम थी। तो इस प्रकार द्वंदात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल रीजनिंग्स, तर्क पद्धति की जो बात हो, तो रीजनिंग्स का जो है आवश्यक परिणाम माना है। और इसी प्रकार से आधुनिक इतिहास की प्रेरणा के रूप में जो हीगल कहना चाहते हैं, इन्हीं का अनुसरण करते हुए कार्ल मार्क्स सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत के क्या हैं? जन्मदाता। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना की व्याख्या करते हुए उस द्वंदात्मक पद्धति को एक्सेप्ट किया। हीगल ने किससे एक्सेप्ट किया था? प्लेटो से। प्लेटो की द्वंदात्मक पद्धति को किसने एक्सेप्ट किया? हीगल ने। और हीगल की पद्धति को किसने एक्सेप्ट किया? कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने इस द्वंदात्मक पद्धति को एक्सेप्ट करते हुए, एक अंगीकृत या जो है करते हुए, उसको सामाजिक सिद्धांत की, जब आर्थिक सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या करते हैं,
तभी उसका जो है सामाजिक उसके रूप में वो जब बताते हैं तो वो कहना चाहते हैं तभी उसको जो है सोसाइटी जो है वर्गलेस, वर्ग विहीन और राज्य विहीन की बात करते हैं, वर्गलेस और सोसाइटी लेस की बात करते हैं, वर्ग विहीन और सोसाइटी लेस नहीं स्टेट लेस की बात करते हैं, राज्य विहीन और वर्ग विहीन की बात करते हैं। और इसके साथ साथ इतिहास की प्रेरणा शक्ति के रूप में इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए जब क्या आया, जर्मनी में हिटलर आया तो किसका उदय हो गया, फांसीवाद का उदय हुआ। इसका हिटलर को कहा जाता है कि हीगल का क्या है, आध्यात्मिक पौत्र है, क्योंकि उसी के विचारों से प्रभावित होकर के उसने राज्य के प्रति इतना महत्व दे दिया हिटलर ने भी जो है, और उसने वहां पर रहने वाले लोगों को उस राज्य के प्रति सभी कुछ समर्पित करने की भावना से बता दिया। और राष्ट्र राज्य के उदय के रूप में जब हिटलर अपने देश की शासन व्यवस्था को संभाला तो विश्व विजय की ओर बढ़ा और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर दिया, क्योंकि वो इससे इसी विचारधारा से प्रभावित था। किससे, इस आदर्शवाद, आध्यात्मिक आदर्शवाद से जो है हीगल के जो है, क्योंकि हीगल ने भी उस राष्ट्र राज्य को क्या मान बैठा था, ईश्वर मान बैठा था। इस प्रकार हम आज इससे जो है हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति पे जो भी कुछ सीखा और सीखने का प्रयास किया, इस लेक्चर के माध्यम से हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में अवश्य आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।